नमस्कार दोस्तों, बांगड़ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत आपका। मैं चैनाराम मुंदलिया। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार और उस मूल अधिकार का जो प्रथम पार्ट यानी अनुच्छेद 14 टू 18 में जिस समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी का उल्लेख किया गया है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि समानता का अधिकार क्या है, संविधान के अंदर इस अधिकार के लिए क्या प्रावधान किया गया, बाद के संवैधानिक संशोधन यानी संविधान के अंदर जो अमेंडमेंट किए गए उसके द्वारा इसमें क्या बदलाव हुआ और साथ ही समानता के अधिकार को लेकर क्या कुछ अपवाद है, इन सब पर विस्तार से चिंतन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 कुल अनुच्छेद 24, परंतु अनुच्छेद 31 अब मूल अधिकार नहीं अतः कुल अनुच्छेद 23 है तक समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लेख। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, क्योंकि मैग्ना कार्टा वैसे 1215 में ब्रिटिश सम्राट द्वारा जिस दस्तावेज के तहत जनता को अधिकार दिए गए थे उसे कहते हैं, और वही अधिकारों का मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान का ये मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है, क्योंकि इसमें यानी इस पार्ट में मूल अधिकारों का उल्लेख है। अधिकारों का स्वरूप निषेधात्मक है। ये राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं, परंतु साथ ही ये वाद योग्य है। इनके उल्लंघन पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान में जो व्यवस्था भाग 3 में जो की गई है वो अमेरिकन संविधान से प्रेरित है। ये ध्यान रखना, भारतीय संविधान में ये जो मैग्ना कार्टा या मूल अधिकार वाला पार्ट है ये अमेरिकन संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 जिसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 12 और 13 में, जिसमें 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और राज्य से तात्पर्य है सरकार द्वारा स्थापित उन सभी संस्थाओं से एवं उन संस्थाओं से जो सरकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सहयोग प्राप्त करती है। तो सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं और साथ ही वो संस्थाएं जो सरकार से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त करती है, उन सबको राज्य के नाम से पुकारा जाता है। फिर अनुच्छेद 13 जिसमें अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। न्यायपालिका को ऐसे कानून या विधि, इसमें ध्यान रखना कि संविधान के लागू होने के पूर्व के तथा बाद के दोनों कानून शामिल हैं, जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो उस विधि की न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है और ये अधिकार न्यायालय को दिया गया है। अनुच्छेद 14 टू 18 जिसमें कि समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम अनुच्छेद 14 जिसमें ये कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का मतलब है कि कानून के समक्ष सभी समान है। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता है। ये एक नकारात्मक अवधारणा है। विधि के शासन की शब्दावली जो हमने ली है वो ब्रिटिश संविधान से ली है, और डायसी जो ब्रिटिश विचारक था उसको विधि के शासन के जनक के नाम से पुकारा जाता है। सेकंड, विधियों का समान संरक्षण के अंदर अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग व्यवहार करना, अर्थात ये विधि की एक सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है, जैसे और इसे अमेरिका के संविधान से इस शब्दावली को लिया गया है। जिन अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग व्यवहार करना मीन्स सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। समाज के अंदर जो पिछड़ा तबका है, महिलाएं हैं, इनको यदि उत्थान के लिए कुछ यदि इसमें कानून बनाया जाता है तो वो समानता का उल्लंघन नहीं माना जाता है। युक्ति युक्त भेदभाव की जो बात थी वो यहाँ पर आ जाती है। अनुच्छेद 15 कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध।
संविधान के अनुच्छेद 15 क्लोज 1 राज्य जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग तथा जन्म विस्तार के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ध्यान रखना, जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। साथ ही अनुच्छेद 15 क्लोज 2 में सार्वजनिक स्थान यथा तालाब, कुएं, मैदान सभी के लिए खुले रहेंगे। लेकिन इसी अनुच्छेद के कुछ अपवाद है, जैसे राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, इनके उत्थान के लिए यदि विशेष प्रावधान करता है तो उसे विभेद नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 15(4) मद्रास राज्य में, जो पूर्व में आज का आपका आंध्रा है, जो पूर्व में मद्रास राज्य के नाम से पुकारा जाता था, तमिलनाडु, आंध्रा, सांप्रदायिक आदेश के तहत जाति आधारित शिक्षण संस्थाओं में तथा नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराई राजन मामला जो 1951 में हुआ था उसके तहत अवैध घोषित कर दिया। अतः सरकार ने संविधान में प्रथम संशोधन, ये ध्यान रखना, प्रथम संशोधन जून 1951 के तहत किया गया और इसमें निर्णय लिया गया, पार्ट 15 क्लोज 4 जोड़ करके शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों के लिए नामांकन में आरक्षण किया गया। अनुच्छेद 15 क्लोज 5 2006 में यूपीए में मनमोहन सिंह की सरकार ने 93वें संविधान संशोधन द्वारा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जैसे मेडिकल एक्ट, मैनेजमेंट है, इनमें भी SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अशोक कुमार ठाकुर के मामले में से चुनौती दी, लेकिन न्यायालय ने इन्हें वैध माना। फिर अनुच्छेद 15 क्लोज 6 103वें संविधान संशोधन 2019, जिसमें NDA की मोदी सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए शिक्षण संस्थाओं में नामांकन में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो 103वां जो संविधान संशोधन है, ये शिक्षण संस्थाओं के अंदर अनुच्छेद 15 क्लोज 6 जो शिक्षण संस्थाओं में समाज के इन SC/ST पिछड़े वर्गों से इतर जो सवर्ण जातियां हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुए, उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता। अनुच्छेद 16(1) रोजगार या लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। राज्य किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई विभेद नहीं करेगा, लेकिन भेदभाव इन 7 आधारों पर नहीं होगा। 5 आधार आपके अनुच्छेद 15 में उल्लेखित है और 2 अन्य इस 16 के अंदर उल्लेखित किया गया है। उन 5 आधारों में पहला था जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग तथा जन्म स्थान। ये तो 5 15 में भी है, लेकिन 16 के अंदर उद्गम तथा निवास स्थान के आधार पर अनुच्छेद 15 में 5 का उल्लेख है, 16 के अंदर उद्गम एवं निवास स्थान 2 और आधार जोड़ दिए गए। इन 7 आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन 16 पार्ट क्लोज 3 के अंदर एक अपवाद है, राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है, परंतु इस संबंध में नियम बनाने का अधिकार संसद को है। ये ध्यान देने की चीज़ है। जैसे अभी हाल ही के अंदर MP और राजस्थान के अंदर अपनी नौकरियों के अंदर पूर्णतः स्थानीय स्तर पर लोगों को नियुक्ति की जो बातें कही गई थी, लेकिन इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार इनको नहीं, अभी तो किसको है? संसद को या पार्लियामेंट को है। 98वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा नवीन अनुच्छेद 371 क्लोज J, जो कि अभी हाल ही में IAS के एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था, कर्नाटक के राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ 371 J के माध्यम से दी गई है कि वो कर्नाटक और हैदराबाद, जो कि विशेष रूप से कर्नाटक का बिदर वाला जो क्षेत्र है, इसके संदर्भ में नौकरियों में विशेष अवसर प्रदान कर सकता है या दे सकता है। 16 क्लोज 4 लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में राज्य चाहता है तो समाज के पिछड़े वर्ग तथा ऐसे लोग जिनका सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, आरक्षण का प्रावधान कर सकता है।
अनुच्छेद 340 में ये उल्लेख है कि राष्ट्रपति द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक, ध्यान रखना इसमें दो ही बातों का उल्लेख था, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से समाज के पिछड़े तबके के निर्धारण के लिए एक आयोग का गठन किया जा सकता है। 1993 में पिछड़े वर्ग के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया और 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा संविधान में नए अनुच्छेद 338 क्लोज बी द्वारा इस आयोग को अर्थात पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए लोक नियोजन में आरक्षण के लिए अभी तक 2 प्रकार के आयोग गठित हुए थे, जिसमें प्रथम आयोग था काका कालेलकर आयोग 1953 में बैकवर्ड क्लासेज के निर्धारण हेतु गठित आयोग, जिसने 1955 में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सेकंड आयोग था मंडल आयोग, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो बिहार के मुख्यमंत्री, दिल्ली में सांसद भी रहे थे, बीपी मंडल जिसको जाना जाता है, 1978 में गठित मोरारजी देसाई सरकार द्वारा 1 जनवरी 1979 में इस आयोग ने काम शुरू किया और 1989 में अपनी रिपोर्ट दी। अगस्त 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने प्रतिवेदन स्वीकार किया और सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अभी जो आरक्षण का जो क्रम है, जिसमें आधार जो आरक्षण का है भारत के अंदर, वो मुख्यतः है जनसंख्या, यानी उस वर्ग की जनसंख्या का समाज में क्या प्रतिनिधित्व है उसके आधार पर आरक्षण दिया गया। पहली बात तो ये ध्यान रखना, जनसंख्या बेस हो गया। फिर अनुसूचित जाति के लिए जो केंद्र के अंदर आरक्षण है 15% है और राजस्थान के अंदर 16 है। अनुसूचित जनजाति के लिए केंद्र में 7.5 है, राजस्थान में 12% है। ओबीसी के लिए भारत के अंदर 27% है और राजस्थान के अंदर 21% है। और साथ ही अभी एक और जोड़ दिया जाए EWS, उसके लिए भारत के अंदर और राजस्थान सभी के अंदर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। एक महत्वपूर्ण मामला जो आरक्षण के संदर्भ में आया था, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला 1992। 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के अनुसार ओबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण जो दिया गया था वो संवैधानिक है, परंतु सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है, क्योंकि ऐसा यानी इस आधार का उल्लेख संविधान में नहीं है। इसी मामले में एक महत्वपूर्ण और बात की गई कि आरक्षण की सीमा 50 होगी, इससे ऊपर नहीं किया जा सकता, तथा ओबीसी में क्रीमी लेयर अर्थात चिकनी परत के सिद्धांत को लागू किया गया। प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में 1992 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। तमिलनाडु राज्य में 69% आरक्षण का जो लागू किया गया उसका आधार 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा जब 50% तय की, परंतु साथ ही कहा कि विशेष परिस्थितियों में इसे बढ़ाया जा सकता है। तमिलनाडु में 1995 में 76वें संविधान संशोधन द्वारा आरक्षण को 69% करके इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया। विशेष परिस्थिति की समीक्षा के बाद वैध माना गया है। अनुच्छेद 16 क्लोज 5 103वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया। ये 50% से ऊपर भी चला गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 17 जो कि छुआछूत की समाप्ति की बात करता है और इसे विधि विरुद्ध मानता है। इस संदर्भ में कानून है 1955 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया, जिसमें 1976 में संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 किया गया।
1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया और इसी अधिनियम में संशोधन के लिए मार्च 2018 में SK महाजन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जांच के बाद में FIR दर्ज हो और इसी के लिए भारत बंद और विभिन्न मामले बने थे। अनुच्छेद 18 उपाधियों या पदवियों का अंत। सेना और शिक्षा को छोड़ करके कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। दूसरे देश से यदि कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी या व्यक्ति उपाधि राष्ट्र प्राप्त करता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाएगी। 1977 में जनता सरकार ने जो 1954 के अंदर राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किए थे उसे बंद कर दिया था, लेकिन 1980 में इंदिरा सरकार ने इन्हें पुनः शुरू कर दिया। इस संदर्भ में पद्मश्री, पद्म विभूषण जो भी पुरस्कार है भारत रत्न को, इसके बारे में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और उसके तहत इन्हें पुरस्कार या उपाधि नहीं माना और इस प्रकार से ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है और इन्हें दिया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।